नमस्कार साथियों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति, जो कि हमारे आने वाले सब एग्जाम के अंदर, चाहे दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। हमारे संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति, जो कि प्रथम नागरिक होते हैं, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की योग्यताएं, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो सबसे पहली जो आती है हमारे संविधान के अंदर, ये आता है कि वह भारत का नागरिक हो। और जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो है राष्ट्रपति की आयु। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष। जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और साथ में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। उसी के साथ साथ वह लाभ के पद पर आसीन न हो, भारत सरकार की किसी भी सेवा या कोई भी पेंशन या बात करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, वो उस पर वो ना हो उसके पास। उसी के साथ वो सभी योग्यताएं उसकी पूरी हो जाएंगी जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। योग्यता के बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत चुनाव कैसे जाता है, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, जो हम एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है, जो जनता जिसको वोट डालती है, उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता चुने हुए जनता द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को चुना। जैसे कि हम चुनते हैं एमपी और एमएलए को, और यही एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो हमारा एमपी और एमएलए होगा वो हमारे लिए वोट डालेगा राष्ट्रपति के लिए। इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, इस चुनाव में सभी एमपी और एमएलए जीते हुए चुने हुए एमपी और एमएलए, इसी चुनाव के अंदर संविधान के 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी के एमपी और एमएलए को भी इस चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई थी। दिल्ली और पुदुचेरी। अनुच्छेद 60 के तहत जो भी भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा वो शपथ लेगा भाई, और वह शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जी हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके रिफरेंस में कोई अन्य न्यायाधीश इस काम को पूरा करेगा। तो अनुच्छेद 60 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो शपथ लेता है, और उस शपथ को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 74, आगे हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या क्या शक्तियां दी गई है। देखिए, हम अपने राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक मानते हैं, और वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें, अनुच्छेद 74 के तहत हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से कोई भी काम करेगा। अनुच्छेद 75 में अनुच्छेद 75 ये कहता है संविधान का
कि जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की, जैसे हमारा वित्त मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, जितने सारे मंत्रियां हैं मंत्री परिषद के अंदर, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसी के साथ साथ राज्यों के अंदर राज्यपाल, चाहे मुख्य न्यायाधीश है भाई, इन सभी की जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति नियुक्ति के साथ साथ इनको शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, इन सभी लोगों को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के शासन से संबंधित सभी काम राष्ट्रपति ही करेगा भाई, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन कर्ता राष्ट्रपति के नाम से है। संविधान का अनुच्छेद ये कहता है। इसी के साथ साथ 3 मुख्य शक्तियां जो होती है, वैसे तो हम बात कर लेते हैं, जो भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और साथ के साथ आपातकाल उपबंध जो होते हैं भाई, देश के अंदर इमरजेंसी लागू करना। हमारे देश के अंदर 3 तरह से इमरजेंसी लगाई जाती है। एक, जब किसी देश के साथ, दूसरे देश के साथ, मान लिया पाकिस्तान के साथ या अन्य चाइना के साथ जब भी युद्ध होता है, तो भारत के राष्ट्रपति बाह्य आपातकाल या आंतरिक आपातकाल लागू करता है भाई, जो कि हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आपातकाल जब किसी भी देश के साथ कोई भी लागू होता है भाई, बाह्य या आंतरिक आपातकाल लगाया जाता है। जैसे जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 352 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग अब तक हमारे देश में 3 बार हो चुका है। 1962 भारत चाइना के युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1975 इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगाई गई थी भाई। नंबर 2 पे आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंदर राज्यों के अंदर जो आपातकाल लगाया जाता है, राज्यपाल शासन भी हम इसको बोलते हैं, जब भी किसी राज्य की सरकार भंग हो जाती है, वहाँ का मुख्यमंत्री वहाँ की कैबिनेट को भंग कर देता है, तो 356 लगता है राज्यों के अंदर आपातकाल, हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ये भी हर साल किसी न किसी राज्य के अंदर लागू किया जाता है। उसी के साथ जो तीसरा जो आपातकाल होता है वो तीसरा आपातकाल आता है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। जब भारत का वित्तीय राजकोष खाली हो जाता है, सरकार के पास पैसा नहीं बचता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो तीसरा आपातकाल लागू करते हैं 360। और सौभाग्य से आज तक ये अनुच्छेद भारत पे कभी लागू नहीं हुआ है, अनुच्छेद 360। इस अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360 अमेरिका के संविधान से हमने कॉपी किया है हमारी संविधान सभा। अगर हम बात कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो, उसके पद से हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा, तो किसी को भी हमारे देखो संविधान के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, जिसको अपने उस मुख्य न्यायाधीश हो, उनको उसके पद से हटाना हो तो उस पर एक महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। और इसी तरह से राष्ट्रपति को भी यदि उसके पद से हटाना है तो उस पर भाई महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ये महाभियोग होता क्या है, इसके अंदर सरकार द्वारा किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा सदन हो, राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और सदन के 1/3 सदस्य जो है उसमें वोट डालते हैं। जैसे ही लोकसभा के अंदर ये महाभियोग प्रक्रिया में अधिक वोट आते हैं, 1/3 वोट आ जाते हैं, तो उसके तुरंत बाद इसको राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है। लेकिन इसके अंदर शर्त है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने से पहले उसको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है कि भाई राज्यसभा या लोकसभा के अंदर आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद 14 दिन से पहले बताने के बाद राष्ट्रपति के ऊपर
महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर शुरू की जाती है। और जैसे ही ये लोकसभा के अंदर पास हो जाती है, राज्यसभा के पास जाती है, और राज्यसभा के अंदर भी ये 1/3 बहुमत से जैसे ही पास हो जाती है, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। और राष्ट्रपति यदि बीच में अपना त्याग पत्र देता है तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। साथ के साथ अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रपति जो है वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का, और वेतन दिया कहाँ से जाता है। देखिए, भारत के अंदर जितने भी नेता हैं सभी को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और ये वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। और संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, और हर नेता के अलग अलग वेतन और अलग अलग व्यय भत्ते होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं यदि हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक दिए जाते हैं। ये राष्ट्रपति का वेतन